गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो अभी हम नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, एक्टिविटी 9, ओके, ऑन द पेज नंबर 38। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्टिविटी 7 और 8 समझा दिया था। कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 3, पॉइंट ऑफ व्यू। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द एक्टिविटी नंबर 9। लुक बैक एट द न्यूज़पेपर आर्टिकल Chaos reigns as traffic rules are ignored by Jatin Singh. The sentence that best describes Jatin Singh's point of view is: with the shoppers floating traffic and parking rules and the authorities and police indifferent to the problem, the situation is doomed to chaos. Is said by Jatin Singh. Okay, so अगर आप ये एक्टिविटी नंबर 1 में अगर हम देखने जाए तो जो न्यूज़पेपर आर्टिकल का क्या है मेन टाइटल, कियोस राइट्स एज ट्रैफिक रूल्स आर इग्नोर्ड बाय जतिन सिंह। ओके, एंड ये जो सेंटेंस है इसमें क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है जतिन सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो शॉपर्स जो है वो फ्लॉन्ट किसकी तरफ कर रहे हैं, ब्लेम किसकी तरफ कर रहे हैं? ट्रैफिक पुलिस पे। और पार्किंग रूल्स और जो अथॉरिटीज़ है वो पुलिस पे कर रहे हैं, ठीक है। यानी हर कोई एक दूसरे को तरफ ब्लेम किया जा रहा है। शॉपर्स जो है वो ट्रैफिक पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस पार्किंग रूल्स अथॉरिटीज़ को, और वो अथॉरिटीज़ जो है पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं। तो हर कोई एक दूसरे से मतलब कि इनडिफरेंटली होके हर कोई एक दूसरे को ब्लेम किया जा रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम तो है सबकी, और इस वजह से जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा कंफ्यूजन में जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे है रेफरेंस द सोर्स एंड देन रीराइट द कोटेशन फ्रॉम सिंह इन योर ओन वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स पैराफ्रेज सिंग्स मेन आइडिया, यानी कि आपको जो रेफरेंस करना है कुछ सोर्स जो, और आपको दोबारा लिखना है सिंग्स का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको अपने वर्ड्स में बना के यहाँ पे लिखना है कोटेशन यूज़ के साथ, ओके। कोटेशन मार्क का यूज़ करते हुए, जैसे मैंने लिखा है थ्रू द आर्टिकल chaos reigns as traffic rules are ignored. अपीयर्ड, कब अपीयर्ड हुआ था? रेफरेंस लिखना है जलंधर न्यूज़ का, किसने? ऑथर का नाम जतिन सिंह। हाईलाइट्स द क्योटिक, क्या हाईलाइट किया है? क्योटिक ट्रैफिक सिचुएशन को हाईलाइट करते हुए कहाँ? जलंधर में। ड्यू द लैक ऑफ कंसर्न ऑफ म्यूनिसिपल अथॉरिटीज पुलिस एंड पब्लिक, यानी कि मेन आइडिया यही बताया जा रहा है जतिन सिंह से। और जो आपने कि जो हाईलाइट किया है सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ही क्योटिक, मतलब कंफ्यूजन है ये पूरा जो सिचुएशन है, ठीक है। ट्रैफिक सिचुएशन बताया जा रहा है कौन सी सिटी का? जलंधर सिटी का, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब ना म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ कुछ इसमें काफ़ी ज़्यादा कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। मतलब बिल्कुल लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ की तरफ से, पुलिस और पब्लिक भी कुछ वो नहीं कर रही है, ओके। तो हर इसमें मेन आइडिया यही बताया गया है। नेक्स्ट है स्टॉप थिंक वो जतिन सिंह एग्री डैट यू हैव एक्सप्रेस्ड हिज आइडिया एक्यूरेटली, कि आपको लगता है, आपको सोचना है और थोड़ा ध्यान देना है कि क्या जतिन सिंह का जो आइडिया है वो आपने अपने तरीके से क्या सही रूप में आपने लिखा है, आप उस जतिन सिंह क्या उससे एग्री करेगा? डिड यू रेफरेंस सिंह सो डैट रीडर्स विल नो यू हैव रिटन अबाउट हिज आइडिया, तो क्या मतलब जो आपने रेफरेंस किया है सिंह का आइडिया अपने वर्ड्स में लिखकर, तो क्या जो भी वो रीड करेगा, ठीक है, जो जतिन सिंह का जो आर्टिकल जो भी आपने लिखा है अपने वर्ड्स में, जो रीड करेगा क्या उसको मेन आइडिया समझ में आ पाएगा? इफ़ यू नीड टू यू कैन यूज़ द पैटर्न्स इन यूनिट 1, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मतलब यूनिट 1 का जो पैटर्न है उसके हेल्प से आप इस लिख सकते हो इन एक्टिविटी 9, ताकि टू हेल्प योर रेफरेंसिंग, एंड ताकि आप किसको रेफरेंस मतलब किसका मेन आइडिया को प्रेजेंट कर सको? सिंह का, जतिन सिंह के आइडिया को दोबारा से रिप्रेजेंट कर सको। देन यहाँ पे दिया है remember that a summary needs to about the ideas of the author and to give a few details from the source that show how the author expressed his main idea.
जतिन सिंह एक्सप्रेस हिज मेन आइडिया बाय शोइंग द ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल, यानी कि आपको ध्यान देना है कि जो समरी जो है हम मतलब कि किसी जो आइडिया से ऑथर के बारे में जो हम लिखते हैं, ठीक है, और कुछ ही डिटेल्स होनी चाहिए, जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और किस तरीके से आप दिखा रहे हो और ऑथर का जो मेन आइडिया आप एक्सप्रेस कर रहे हो क्या वो सही है, वो बहुत ध्यान से आपको लिखना है। तो इसीलिए जतिन सिंह ने मेन आइडिया जो है काफ़ी अच्छे से बताया गया है किसके मतलब कि ओपिनियंस ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों का ओपिनियंस काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। राइट 3 डिटेल्स दैट शो अदर पीपल्स पॉइंट्स ऑफ व्यू दैट सिंह यूज्ड टू एक्सप्रेस हिज मेन आइडिया। यू कैन यूज दैट कोटेशन, carefully change the quotations with ellipses or brackets or paraphrase to show these ideas. Using a combination of ways to express other people's ideas will make your writing more interesting. Be sure to say whose ideas they are. अब आप कोई भी 3 डिटेल्स आप अपने मतलब लिख सकते हो, क्या बताते हुए दूसरे के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू बताते हुए जो सिंह ने एक्सप्रेस किया मेन आइडिया, और उनके आइडियाज़ आपको दूसरे लोगों का आइडियाज़ बताना है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताना है और उनके नाम के साथ आपको बताना है। 3 चीज़ें के कंपैरिजन आपको करना है, आपका दूसरे का और उसके जो आप पूछ रहे हो तीसरा उसका आपको लिखना है अपने वर्ड्स में। किसका यूज़ करके? डायरेक्ट कोटेशन का यूज़ करना है, ठीक है, जो जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है एलिप्सिस की या ब्रैकेट्स की या पैराफ्रेज की, वो उसकी मदद से आप अपने आइडियाज़ को बता सकते हो। और आपको जो है काफ़ी दूसरे लोगों का आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना है और ताकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग सके, जो भी पढ़ेगा उसको काफ़ी इंटरेस्ट आए ये सब पढ़ने में, ठीक है। देन मेरा व्यू है कि इफ़ वी थिंक अबाउट समथिंग वी गॉट दैट थिंग, लाइक इफ़ वी थिंक अबाउट सक्सेस सो वी विल गेट दैट सक्सेस। ओके, मेरा व्यू है कोई मतलब अगर आप सोच रहे हो कि अगर वो आपको चीज़ चाहिए कोई भी, ठीक है, आपको मतलब कोई गोल आपको अचीव करना है तो वो तभी आप अचीव कर सकते हो, सोचोगे, मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है, तो ही आप मतलब हार्ड वर्क करोगे तो जाके आपको वो सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, या सॉरी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आपके माय ब्रदर्स व्यू आता, मेरे भाई का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इफ़ वी वॉन्ट समथिंग वी शुड प्रैक्टिस फॉर डैट, नॉट ओनली जस्ट थिंकिंग। मतलब अगर हमें वो चीज़ चाहिए, मेरे भाई का व्यू है ओपिनियन कि अगर वो चीज़ चाहिए तो उस चीज़ के लिए आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, सिर्फ सोचने से काम नहीं होगा। मैंने यहाँ लिखा है कि सोचने से हो, मेरे भाई ने लिखा है कि सोचने से नहीं बल्कि प्रैक्टिस करने से होगा। अब मेरे बहन ने क्या लिखा? माई सिस्टर्स व्यू, वी शुड थिंक, प्रैक्टिस एंड ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपीरियंस टू गेट दैट सक्सेस। यानी कि हमें सिर्फ सोचना या प्रैक्टिस करना नहीं वो भी कर सकते हैं, प्लस हम जो हार्ड वर्क करना चाहे तो या जो चीज़ें आप एक्सपीरियंस करते हो तो एक्सपीरियंस से भी आप काफ़ी कुछ ज़्यादा सीख जाते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये क्या है? ये मेरे सिस्टर का व्यू है। तो इस तरीके से आप अपने वर्ड्स में बना के भी आपका, आपके भाई बहन का या आपके फ्रेंड्स का व्यू पॉइंट आप लिखकर उनसे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, अपने वर्ड्स में बना के लिख सकते हो। Then now take our next page number 39. Combine your reference, paraphrase of the main idea and details to write a summary of chaos prevails as traffic rules गो फॉर अ टोस बाय जतिन सिंह। यानी आप अपने रेफरेंस जानकारी ले, उनके जानकारी से पैराफ्रेज यानी अपने वर्ड्स बनाकर उस मेन आइडिया को प्रेजेंट करना है, डिटेल्स लिखनी है और समरी लिखनी है किसके बारे में? दैट chaos prevails एज ट्रैफिक रूल्स गो फॉर अ टोस बाय जतिन सिंह। और क्या क्या पैटर्न्स का यूज़ करना है आपको? सोर्स के बारे में लिखना है, न्यूट्रल समरी, रेफरेंस, तो आपको रेफरेंस करना है सोर्स को काफ़ी अच्छे से, एंड फिर आपको स्टार्ट करना है मेन आइडिया ऑफ द सोर्स। देन कुछ डिटेल्स लिखनी है आपको जिससे ऑथर का जो मेन आइडिया वो एक्सप्रेस किया गया हो। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ। द न्यूज़पेपर आर्टिकल chaos reigns as traffic rules are ignored by Jatin Singh in the Jalandhar News highlights
द chaotic traffic situation of Jalandhar due to the lack of concern of municipal authorities, police and public। जो मैंने लिखा है वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। तो इसके साथ आप जो मेन आइडिया है जतिन सिंह का, ओके, जो ऑथर है उसका मेन आइडिया आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो इस तरीके से, और जो कुछ रेफरेंसेस है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इसके बाद आपको स्टार्ट करना है अबाउट द सोर्स के बारे में, यानी कि जो 2000 में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उसने पास किया था ऑर्डर्स, ठीक है, जो ताकि जो भी बैन कर दिया था कि जो पार्किंग है स्कूटर्स और 4 व्हीलर्स की, वो आपको बिल्कुल भी ट्राई जंक्शन के सामने पार्क नहीं करना है, ठीक है। ट्राई जंक्शन आपको पता होगा कि जहाँ पे 3 रोड्स मीट करती है एक सेंटर पे, ओके। सो इवन आफ्टर ईयर्स द ऑर्डर्स वर नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। काफ़ी सालों के बाद भी वो ऑर्डर्स जो दिया गया था वो किसी ने फॉलो नहीं किया अच्छे से। एंड ऑफिशियल फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कहा वी पास द ऑर्डर्स प्रॉपर। ये देखिए यहाँ पे एक्लिप्सिस भी यूज़ किया गया है और डायरेक्ट कोटेशन का भी यूज़ है। हमने पास कर दिया ऑर्डर्स प्रॉपर, तो इससे हम समझ गए कि जो म्यूनिसिपल जो मेन अथॉरिटी है, ओके, उसने ये कहा है कि हमने तो ऑर्डर पास कर दिया, बट ये जॉब किसकी है? पुलिस की है। जो स्ट्रीट्स, इट्स नॉट वो उनकी जॉब नहीं है, किसकी जॉब है? पुलिस, ट्रैफिक पुलिस की जॉब है ये सब करना, देखना। पर जो पुलिस पुलिस है वो ब्लेम कर रही है, किसके ऊपर ब्लेम कर रही है? पब्लिक के ऊपर ब्लेम कर रही है कि वो तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं रूल्स को, ओके, नॉट अबाइडिंग बाय द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। एंड अगेन सजेस्टेड दैट दिस पीपल वर डिसिप्लिन इन फॉरेन कंट्रीज वाइल दे ट्रैवल। क्या वो ये सब चीज़ें जो हैं ये कंपेयर कर रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के? बाहर जाओगे अगर तो फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी डिसिप्लिन होता है, हर किसी को ट्रैफिक रूल्स मानने ही पड़ते हैं। बट इन आवर ओन लैंड दे रेफ्यूज टू फॉलो द रूल। पर हमारी ही खुद की ही कंट्री में रहते हुए भी यहाँ पे लोग फॉलो नहीं करते हैं रूल को। बाहर जाओगे, बाहर जाते ही लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि आउट ऑफ फॉरेन कंट्रीज में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, बट यहाँ पे कोई नहीं करता। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे तरफ देखा जाए तो पीपल हैड दे गॉट देयर ओन जस्टिफिकेशन। हर कोई लोग जो अपनी अपनी एक्सप्लेनेशन देता जा रहा है। तो वहाँ से एक पासिंग स्टूडेंट यानी कि जा रहा था, वहाँ से गुजरता हुआ एक स्टूडेंट जा रहा था, उसने कहा रिपोर्टर से कि दैट द अथॉरिटीज़ ने चार्ज किया है काफ़ी ज़्यादा, पार्किंग के लिए काफ़ी ज़्यादा चार्ज लेते हैं वो, इसलिए पब्लिक जो है वो पार्क करती है, इधर उधर पार्क कर देती है, और इस वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही क्रिएट हो जाता है, काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है इस वजह से। तो इस तरीके से आप अपनी समरी लिख सकते हो, ओके। एक्टिविटी नंबर 10, नोटिस दैट द पोएम द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट बाय जॉन गॉडफ्रे हैज़ द सेम स्ट्रक्चर एज कियोस प्रेवल्स एज ट्रैफिक रूल्स गो फॉर अ टॉस बाय जतिन सिंह। यानी आपने नोटिस किया होगा कि जो पोएम है ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट जो जॉन गॉडफ्रे ने लिखा था, उसका जो सेम स्ट्रक्चर है एज कियोस प्रेवल्स एज ट्रैफिक रूल्स, जो किसने लिखा? बाय जतिन सिंह ने। तो आपको याद रखना है कि हमें यूज़ करना है वर्ड स्ट्रक्चर। क्या यूज़ करना है? स्ट्रक्चर। ये भी एक न्यू वर्ड है, ठीक है, एक समझना है आपको इसका मीनिंग क्या है कि क्या होता है। टू टॉक अबाउट द सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़, इसका मेन मीनिंग क्या है कि हम क्या बात करते हैं, किसके बारे में? सीक्वेंस। हम जो भी आइडियाज़ जो हम लिखते हैं उसको किस तरीके से, किस सीक्वेंस में हमें लिखना चाहिए। स्ट्रक्चर ऑल्सो डिस्क्राइब, स्ट्रक्चर क्या डिस्क्राइब करता है? और हाउ द मेन आइडियाज़ कनेक्टेड, किस तरीके से जो मेन आइडिया है वो कैसे कनेक्ट होगा टू ऑल द अदर आइडियाज़ इन द स्टोरी, आर्टिकल या पोएम। किस तरीके से हमें वो मेन आइडिया जो है कनेक्ट करना है दूसरे आइडियाज़ के साथ जो स्टोरी में है, आर्टिकल हो चाहे पोएम ही क्यों ना हो। जो भी हम अपने जो आइडियाज़ लिखते हैं उसको हमें एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है, और जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो मेन आइडिया किसके साथ? ऑथर के साथ। मेन आइडिया जो है वो सही एक्सप्रेस किया हुआ होना चाहिए। स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्स द वे आइडियाज आर सीक्वेंस्ड एंड कनेक्टेड टू ईच अदर एंड टू द होल। यानी स्ट्रक्चर क्या डिस्क्राइब करता है कि तरीका, जो सोचने का तरीका, जो हम आइडियाज़ जो है उसको हमें कैसे सीक्वेंस में लिखना है, जो कनेक्टेड हो, हर एक वर्ड्स के साथ कनेक्टेड हो, ओके, और ताकि
पूरा एक तरीका होना चाहिए मतलब लिखने का। आपको जो स्ट्रक्चर है, जो मेन आइडिया है, उसका आपको मेन स्ट्रक्चर ही आपको फॉलो करना है। स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका वे है डेट द पार्ट्स ऑफ समथिंग आर पुट टुगेदर टू मेक द होल। In writing, we talk about structure to describe the sequence of ideas and how those ideas are connected to each other and to the main idea. Writers can use the same structure to express many different ideas. Noticing the structure that sources use can help you organize your own ideas. इसका मतलब इस स्ट्रक्चर एक ऐसा तरीका है, ठीक है, जिससे आप हर एक से जो मेन आइडिया होगा आपको उसको साथ में लिखना है, बट एक सीक्वेंस, एक प्रॉपर सीक्वेंस में आपको अपने आइडियाज़ को लिखना है ताकि जो आइडियाज़ है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करे, ठीक है। और राइटर्स जो है आपको क्या यूज़ करते हैं, सेम स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं ताकि वो एक्सप्रेस क्या करते हैं, अलग अलग आइडियाज़ जो है उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो एक सेम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको नोटिस करना है कि जो स्ट्रक्चर है, जो सोर्सेज, जो जानकारी आपको, जो इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है उसको आपको ऑर्गेनाइज करना है, अपने खुद के आइडियाज़ के साथ कनेक्ट करते हुए आपको उस आइडियाज़ को सीक्वेंस में लिखना है ताकि जो आइडिया से और मेन आइडिया, आपका आइडिया और मेन आइडिया जो है ऑथर का, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। ओके, नाउ टेक आवर नेक्स्ट पेज नंबर 40. Think about the sequence of Jatin Singh ideas. He put his main idea at the end of Chaos Prevails as traffic rules go for a toss and used quotations showing other people's ideas express his main idea. तो आपको कुछ ऐसे सीक्वेंस के बारे में सोचना है जतिन सिंह के आइडिया में, और वो आइडिया आपको अपने मेन आइडिया में मतलब करना है। जैसे आपने देखा था एट द एंड दैट chaos prevails as traffic rules go for a toss, यानी जो लास्ट के एंड में हमने जो कोटेशंस यूज़ किया था, हमने यूज़ किया था दूसरे, कब कोटेशन क्यों यूज़ किया, ताकि हमने दिखाया दूसरे पीपल का जो मेन आइडिया है जो वो एक्सप्रेस करना चाहता था, उसके लिए हमने वो कोटेशन का यूज़ किया। अब जैसे द ब्लाइंड मैन और द एलिफेंट है बाय जॉन गॉडफ्रे, उसने वो भी पुट किया एक मेन आइडिया ऑथर का, और एट द एंड उसने क्या यूज़ किया, दूसरे पीपल्स आइडियाज़ भी यूज़ किया ताकि वो अपने हेल्प, उसे मदद मिल सके ताकि वो एक्सप्रेस कर सके ऑथर्स का जो मेन आइडिया है, वो अपना जो आइडिया है वो भी उसने अपना एक्सप्रेस करते हुए लिखा है, ठीक है। नाउ फॉलो द सेम प्रोसेस एंड यू यूज्ड इन राइटिंग द समरी ऑफ द सिंह आर्टिकल टू राइट समरी ऑफ दिस पोएम। सो रिमेंबर दैट द समरी मस्ट बी, आपको समरी याद रखनी है कि जो समरी है वो कैसी होनी चाहिए, अबाउट द सोर्स, न्यूट्रल, रेफरेंस टू द सोर्स, टेल द मेन आइडिया ऑफ द सोर्स एंड कंटेन डिटेल्स दैट टेल हाउ ऑथर एक्सप्रेसेस मेन आइडिया। तो इसका भी मैं आपको एक तरीका, एक एग्जाम्पल बता देती हूँ किस तरीके से लिखा जाएगा इसको। इन द पोएम द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट, published in 1870 by John Godfrey, conveyed that the one who listens to the point of view of all involved many get a closer perspective of the reality. So ये मेन आपको क्या यूज़ करना है, सोर्स के बारे में जो जानकारी वो यूज़ करना है, ऑथर, पोएम टाइटल, दैन कब पब्लिश हुआ, ऑथर का नेम, और क्या कन्वे करना चाहता है, मेन आइडिया, कि हमें हर एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है हर एक पर्सन की सुननी चाहिए और काफ़ी क्लोजली पर्सपेक्टिव, नहीं कि उसका जो वे ऑफ थिंकिंग है सोचने का, ठीक है, वो हमें काफ़ी पेशेंटली सुनना चाहिए, हर किसी का ओपिनियन हमें सुनना चाहिए। ये स्टोरी क्या कह रही है, सेंटर मेन फोकस किसके ऊपर है, 6 ब्लाइंड मैन के ऊपर जो कि हिंदुस्तान में, देखिए इंडिया में ही रहते थे। ओके, इन्होंने देखा, स्टडी किया था अबाउट द एलिफेंट के बारे में स्टडी किया, जो मैंने आपको बताया है कि एक ने क्या किया, पहले जो है फर्स्ट मैन, ब्लाइंड मैन ने हिट ओवर ब्रॉड और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी, यानी मजबूत बॉडी थी, उसने शाउट करते कहा कि ये तो एक दीवार की तरह है, ठीक है। सेकेंड वन ने कहा टच करके तो स्मूथ शार्प टस्क जो है उसकी, मतलब उसने कहा कि ये तो एक स्पीयर की तरह है। तीसरे ने कहा कि जो इसके जो ट्रंक है वो तो काफ़ी बोल्डली कहा कि ये तो एक स्नेक की तरह है। फोर्थ वन ने कहा, उसकी नी को टच करते हुए कहा कि ये तो एक पेड़ की तरह है।
फिफ्थ ब्लाइंड मैन ने उसकी बॉडी को मतलब कि उसकी ईयर्स को टच करते हुए कहा, डिक्लेयर किया कि ये तो एक फ़ैन की तरह लग रहा है, विनोइंग प्लेटर इन फैन की तरह। लास्ट वन सिक्स मैन ने कहा कि उसकी जो टेल है, हिलती हुई जो टेल है उसकी, फुदकने वाली टेल, वो एक फैनी वैन की किस तरह से लग रही है, एक रस्सी की तरह लग रही है। सो इस तरीके से हर कोई अपना अपना ओपिनियन दिया जा रहा था। इस सिक्स मैन जो है वापस आते हैं और जैसे वो वापस आते हैं तो उनके अपने अंदर ही अंदर उनमें डिबेट और स्टार्ट हो गया, आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया एक दूसरे के साथ। हर कोई कह रहा था कि कौन सही है, हु वॉज राइट। सो इसीलिए ईच वन ऑफ द ब्लाइंड मैन वॉज पार्शियली करेक्ट बट ऑल वर ग्लोबली रॉन्ग। हर कोई करेक्ट था अपने अपने में, हर कोई करेक्ट था अपने ओपिनियन में, बट अगर रियलिटी देखा जाए तो 6 के 6 ही गलत थे। नन ऑफ देम सॉ द एलिफेंट, किसी ने भी एलिफेंट को नहीं देखा था क्योंकि वो 6 जो थे वो ब्लाइंड थे, ठीक है। इसलिए दे वर कीप ऑन आर्ग्यूइंग, वो हर कोई आर्ग्यू करता जा रहा था। एंड अबाउट द लुक ऑफ द एलिफेंट, कि कैसा एलिफेंट दिखता है, क्या है, उसके उनके खुद के एक्सपीरियंस से वो बता रहे थे। इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमें हर किसी की जो चीज़ें को बहुत ध्यान से और क्लोजली व्यू करता है, ठीक है, उसको ओपिनियंस, उसी के ओपिनियंस हमें सुनने चाहिए, ना कि उसके ओपिनियंस को हमें इग्नोर करना चाहिए। तो काफ़ी नरमाई से, काफ़ी पेशेंटली होकर हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियंस मतलब कि जानने चाहिए, ठीक है। सो ये थी इस समरी जो है वो आप लिख सकते हो। एक एग्जांपल जो है, ये मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है कि किस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो आप अपने वर्ड्स में बना के भी लिख सकते हो। नाउ लास्ट एक्टिविटी अभी हम करेंगे, एक्टिविटी नंबर 11। You have written a summary of the Singh article and the John Godfrey's poem. Choose your summaries to share with your peer review group. Share your chosen summary and listen carefully to the summaries of several classmates. As you listen, many parts of you hear on the peer review checklist. Then use the checklist to suggest ways to the classmates that can improve their summary. तो जो आपको अभी जो समरी आपने लिखी है, ओके, जतिन सिंह आर्टिकल और जो जॉन गॉडफ्रे की जो पोएम है, वो समरी जो है आपको मतलब कि सिलेक्ट करनी है कि किसकी समरीज कैसे है, आपको सुननी है, डिस्कस करनी है और शेयर करना है। कैसे? पीयर रिव्यू ग्रुप में आपको ना, जैसे आपने किया था एक्टिविटी 2 मतलब यूनिट नंबर 2 में पीयर रिव्यू हमने बनाया था ना, उस तरीके से आपको हर एक क्लासमेट्स की पीयर मतलब कि समरी सुननी है और जो जो आपको लग रहा है कि इसमें इम्प्रूव करना चाहिए तो वो आपको वहाँ पे टिक करके उसके सजेशंस लिखने हैं। सो इस तरीके का आपको एक पेज नंबर 41 में पीयर रिव्यू चेकलिस्ट दिया हुआ होगा जो आप यूनिट 2 में ऑलरेडी कर चुके हो। मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है, ठीक है, ये आपको खुद करना है। मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, मैंने समझा दिया है। अगर आप चाहो तो यूनिट 2 के एक्टिविटीज़ आप वो वीडियो को दोबारा देख सकते हो समझने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से समझो और ये जो टेबल है ये पूरा आपको खुद करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको जहाँ जहाँ इम्प्रूव लग रहा है वहाँ पे सजेशंस को इम्प्रूव करते हुए आपको यहाँ पे समरी लिखनी है कि क्या चेंज किया, क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। सो ये जो है आपका एक्टिविटी नंबर 11, ये आपका होमवर्क है और ये आपको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में ही लिखना है और अपने वर्ड्स में बनाकर लिखना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आपको इंग्लिश की टेक्स्ट बुक या इंग्लिश की नोटबुक में भी लिख सकते हो, ठीक है। सो इसी तरीके से आपका चैप्टर नंबर 3 जो है पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे फिनिश होता है, एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है, ओके। अगर ये वीडियो नहीं समझ में आया तो ये वीडियो आप दोबारा देख सकते हो, ओके, अच्छे से सुनो और समझो। टिल देन टेक केयर एंड बाय एंड हैव अ नाइस डे।